वेलकम टू क्लास नंबर 8। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब हमारे क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज के लिए हम कुछ कर लेते हैं जरूरी बातें। अब पहली चीज, आपको कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे ईयरली कंपाउंडिंग होती है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, प्लस जो परसेंटेज दिया रहता है वो मान लेते हैं कि 10% पर एनम है, या 10% पर 6 मंथ्स है, या 10% पर 3 मंथ्स है। तो उसका जो भी मैनिपुलेशन रहता है वो सब आती है हमारी कंपाउंडिंग के अंदर। और ये वाला पार्ट हम अपनी बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आगे मैं लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। आपको बेसिक वाली प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को ओपन करना है, वहां से आपको कंपाउंडिंग सीख के आना है। ठीक है, ये हुई हमारी पहली चीज। अब दूसरी बात, जब भी आपको रेट ऑफ परसेंट दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, अगर आपको परसेंटेज रेट दिया हो तो वो क्वेश्चन हो जाता है फिर आसान। अब क्यों आसान हो जाता है उस चीज को हम समझ लेते हैं। परसेंटेज रेट मिलने से हमें फायदा क्या होता है? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 10% का रेट है, 10%। ठीक है, अब 10% को अगर मैं इफेक्ट के फॉर्म में लिखूं, अपने रेशो के फॉर्म में लिखूं, तो ये हमें क्या देगा? 10% होता है 1/10, तो बढ़ के हमें देगा 11/10, 11/10। अब इस रेशो को आप ध्यान से देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली, जो आपके बेस में आ रहा है, दूसरा जो आपके न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नीचे ब्लू वाला जो हमारा पार्ट है, जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है, ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल, और ऊपर जो न्यूमरेटर रहता है ये हो जाता है हमारा अमाउंट। और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हो जाता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने बात करी एक साइकिल के। अब टाइम पीरियड या साइकिल क्या होते हैं? मान लेते हैं अगर 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, तो हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा वही ईयर के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं कि जो ये 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, तो रेशो हमें क्या मिलेगा? 11/10। मतलब प्रिंसिपल अगर मेरा 10 रुपये होता तो 1 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिलता उस पर, और मेरा अमाउंट हो जाता 11। अब अगर हम बात करें कि अगर 2 साल के लिए होती तो क्या होता, तो हम इसी 11/10 में फिर से 11/10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11/10, मैं रेड कलर ही ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये था हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? अगेन 10% से हमें उसे इंक्रीज करना पड़ता है, तो ये हमें देगा 121/100। अगेन सेम लॉजिक हम लगाएंगे, जो हमारा बेस रहेगा ये क्या रहेगा? हमारा प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा अमाउंट। ये पहला अमाउंट था, ये पहला प्रिंसिपल था, ये दूसरा अमाउंट है, और ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब 121 है, इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वो आ रहा है 21, जो किसके बराबर होगा? हमारे इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो पहली चीज, अगर पहला साल है तो आप देखेंगे चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट लीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम रहता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के। डिफरेंस कहां से आना शुरू होता है? सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड साइकिल के बाद से। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अगर 2 साल के लिए कहते हैं तो वो होता है 20%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा है? 21 आ रहा है, तो 21/100 इंटू 100 हमें देता 21% इफेक्टिव रेट। तो इस तरह से हम इफेक्टिव रेट निकाल के भी चीज़ों को कर सकते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। तो अगर 2 साल की बात होती तो सिंपल इंटरेस्ट देता 20%, लेकिन 10% के रेट से अगर 2 साल की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देगा 21%। उसी तरह से और इसी साइकिल को अगर आप आगे चलाएंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट का परसेंट मिलेगा 33.1%। अब करते हैं हम तीसरी बात, और यह है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, तो इसको समझने के लिए हम बनाते हैं टेबल, या इसे हम ट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे इसे टेबल बोलना। मान लेते हैं कि जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल है, इनिशियल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, वो है 1000। इनिशियल प्रिंसिपल है 1000। रेट का जो आपका परसेंटेज है वो है 10%।
ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम सिंपल सा लेंगे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल सा बनाते हैं। जैसे आप जब बेसिक वाली क्लास देखेंगे तो वहां पर भी हमने इसे डिटेल से बताया था, वापस मैं इसे आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आज आने वाले क्वेश्चंस में ये काम आएगा आपको। अब अगर हम बात करें, यहां पे लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऊपर, यहां लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसे टेबल फॉर्म में हम बना देते हैं। ये हो जाएगा पहले साल का, ये हो जाएगा दूसरे साल का, और यहां हम लिख लेंगे तीसरे साल का। ठीक है, अब 10,000 है। अगर पहले साल की बात करें, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, हम टोटल अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, यहां पे हम इंटरेस्ट लिखते हैं। ये जो टेबल बनता है इसमें हम इंटरेस्ट को लिखते हैं, अमाउंट को नहीं लिखते हैं। तो पहले साल का अगर हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1,000 का 10% मतलब 100, 100। ठीक है, तो पहले साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो रहेगा 100। अब अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो अगेन आपको पता है कि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, तो अगेन 1000 का 10% निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा 100। अब मैं तीसरे साइकिल या तीसरे साल की बात करूं तो वहां पे हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, अगेन प्रिंसिपल हमारा 1000 ही रहने वाला है, और 10% के हिसाब से वो भी हमें देगा 100। तो ये बात तो आपको पता है, पिछले चैप्टर में भी हमने देखी थी कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, इसी वजह से हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो एकदम सेम रहता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहले साल के लिए आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ये बात अभी हमने ऊपर देखी थी। तो 1000 का 10% 100 हो जाएगा। अब डिफरेंस आने लगता है सेकेंड ईयर के बाद से। सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो प्रिंसिपल रहेगा क्या वो 1000 रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ता जाता है। तो सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो हो जाएगा 100 + 100 मतलब 1100। अब इसे मुझे यहाँ पे 1100 का 10% निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं 1000 का निकाल लेता हूँ, फिर 100 का निकाल लेता हूँ, बात बराबर है। आप चाहे टोटल 1100 का एक साथ निकालिए या उसको 1000 + 100 करके ब्रेक करके उसका 10% निकालिए। तो हम यहाँ पे ब्रेक करके निकाल रहे हैं। 1000 का 10% यहाँ पे होगा 100। अब बचा 100 जो हमें पहले इंटरेस्ट मिला था पहले साल में, इसका 10% 10। तो ये हमें मिला यहाँ पे एक्स्ट्रा परसेंट। ठीक है, अब ये किसकी वजह से मिला, यहाँ आने वाले 100 की वजह से। तो यहां पे आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसे मैं यहां लिख देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या नया होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें ब्याज मिल रहा है हर साल का, उस पर भी ब्याज मिलता है। तो जो 100 था ये था 1000 की वजह से, जो 10 है वो है इस वाले 100 की वजह से। अब अगर हम तीसरे साल की बात करें तो अगेन पहला जो हमारा मेन प्रिंसिपल है 1000, वो 10% से हमें देगा 100 का इंटरेस्ट। फिर ये 100 हमने पहले कमा चुके हैं तो ये भी जुड़ा होगा, तो 100 का 10% 10। फिर जो दूसरे साल पे हमें मिला था 100, इसका 10% 10। और ये जो 10 रुपए हमें मिला था इसका 10% 1। तो ये बन गया हमारा ट्री। ठीक है, अब क्या किसकी वजह से आ रहा है ये आपको दिखना चाहिए। ये जो यहाँ पे 10 था ये आ रहा था इस वाले 100 की वजह से। ठीक है, फिर यहां पे 100 तो आपको पता है किसकी वजह से आ रहा है, ये जो 10 है ये वाला 10 ये किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। और ये वाला जो 10 है ये किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, और ये जो आखिरी में एक बचा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे 10 की वजह से। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो हमें ब्याज मिलता जा रहा है, अब उस पर भी ब्याज हमें मिलता जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो आप देखेंगे एक चीज और यहां पे आपको नोटिस करनी है, अगर हम 2 साल के इंटरेस्ट की बात करें, अभी हम सिर्फ इतने पार्ट में डील कर रहे हैं अगर, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, 100 और 100 यहां से कट जाने हैं, 100 और 100 यहां से कट जाने हैं, सिर्फ हमारा एक पार्ट बचेगा। अब ये एक पार्ट किसकी वजह से आया था, हमारे इस वाले 100 की वजह से आया था। तो 10 क्या है, 100 का 10% है। तो आप देखेंगे ये जो यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से, ये जो इंटरेस्ट जो हर साल का होता है ये भी आपस में
10% से बढ़ता जाता है, और जो अमाउंट रहता है टोटल, अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, वो भी आपस में 10% से बढ़ता जाता है। ये चीज़ हम बेसिक की क्लास में भी देख चुके हैं, तो वहाँ आप इसे और अच्छे से जाके समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक हमें समझना था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को। ये सारी चीज़ें, ये टेबल मेथड हम कई तरह के क्वेश्चंस में लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये इसी टेबल से हम यूज में लेते हैं कुछ कंसेप्ट्स को। ठीक है, तो ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज आपको समझ में आना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Find the amount of rupees 6400 in 1 year 6 months at 5% per annum compounded half yearly। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस पार्ट को डील करना पड़ेगा। 5% पर एनम है, और लेकिन कंपाउंडिंग कितनी हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है। तो अगर 12 महीने के लिए रेट ऑफ परसेंट कितना है, 5%। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हम 6 महीने के लिए निकालेंगे, कितना हो जाएगा वो, 2.5%, है ना। इसका आधा हो जाना है, मतलब हमें काम करना है 2.5% पे। अब जो हमारे टाइम पीरियड रहेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसे हाफ किया है, तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो उसका डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 1.5 साल थे, तो 1.5 साल से अब कितना हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका डबल, यानी वो हो जाएगा 3 साल का। अब 3 साल का होगा क्या, नहीं, 3 साल का नहीं होगा, हमें यहाँ 6 मंथली कंपाउंडिंग करनी है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो 6-6 महीने के हमें 3 साइकिल बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें 1.5 साल में 6-6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे। तो जो टाइम पीरियड रहेगा हमारा नया टाइम पीरियड, वो हो जाएगा 3 साइकिल्स, है ना। तो यहाँ पे अब 3 चक्रों में काम होगा। रेट ऑफ परसेंट क्या होगा हमारा, 2.5%, और जो साइकिल्स रहती हैं कितने चक्र लगेंगे, वो होंगे 3। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे हमें रेट ऑफ परसेंट भी दिया है इतने परसेंट का। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ट्री देखा था, इसी तरह का ट्री हम यहाँ पे बना लेंगे, और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे आपको निकालना है अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपको पता है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। अब अगर हम पहले साल की बात करें, अब मैं यहाँ पे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट लिखूंगा, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट का अभी हमें कोई काम नहीं, हम सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। 6400 का हमें क्या निकालना है, 2.5% निकालना है पहले साल के लिए। तो अब 2.5% कैसे निकालें, या तो आप 1% निकाल के फिर निकालिए, या फिर 10% निकाल के उससे निकालिए। हमने जो 1%, 10% सीखा था, वो कंसेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1% निकालने के बाद फिर 0.5 निकालने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आएगी, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बजाय मैं क्या करूँगा, 10% निकालता हूँ। 6400 का 10% कितना होगा, 640। 5% कितना होगा, उसका आधा कर देंगे तो 320। अब हमें कितना निकालना है, 2.5, तो उसका भी आधा कर देंगे, तो 320 का आधा कितना होगा, 160। ये बात हुई पहले साल की, यानी पहले साइकिल की। हम 3 साइकिल में काम कर रहे हैं, तो पहले साइकिल में 160 मिलेगा। अब बात करेगा दूसरे साइकिल की, तो अगेन इस पे हमें वापस मिलेगा कितना, 160। और अब हमें इस पर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो इसका अगर हम 10% देखें, इस वाले पार्ट का अगर हम 10% देखें, तो वो होगा 16। 16 को हमें आधा करना है 5%, तो वो होगा 8, और उसका आधा करना है 2.5 के लिए, तो वो होगा हमारा 4। यहाँ हम लिख लेते हैं 4। अब बात करते हैं तीसरे साइकिल के लिए, तो अगेन हमें वहाँ से मिलेगा 160, ये हमें देगा 160। अब ये जो हमें इंटरेस्ट पहले मिला था, ये कितना देगा हमें, अगेन 4 देगा। ये वाला पार्ट, इसका हम 2.5% निकालेंगे, तो वो भी हमें 4 देगा। अब हमें 4 का 2.5% निकालना है, तो 4 का अगर हम 10% निकालें, इसका 10% निकालें तो होगा 0.4, उसका आधा करें मतलब 5%, तो होगा 0.2, उसका भी आधा कर दें तो 2.5% हो जाएगा 0.1। 0.1 ये मिल गया हमें कितना, टोटल इंटरेस्ट। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, और ये तीसरे साल पे मिलने वाला इंटरेस्ट है। 16 हमें 3 बार दिख रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे 480। 4 हमें 3 बार दिख रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे 12, यहाँ पे आ जाएगा 0.1, इसे हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 492.1। इसे हम, ये हमारा क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना है क्या है, अमाउंट, तो इस वाले में हम ऐड कर देंगे, तो ये होगा प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा वो, यहाँ पे 6 है तो वो एज इट इज़ रहेगा, 4 और 4 मिलके हमें 8 दे देगा। 0 है यहाँ पे 9 मिलेगा, 2 मिलेगा 0.1, तो 6892.1, 6892.1 ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है,
तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप देखें कितना सिंपल सा यहाँ पे स्टेप है। आपको सिर्फ एक दो तीन स्टेप आपको यहाँ पे लगाने हैं और आपको आंसर मिल जाना है। पर आपको ये ट्री मेथड लगाना आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 10% पे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें 2.5% निकालना था, तो हमें पता है 10 का हम आधा करेंगे 5, 5 का और आधा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2.5। तो उससे कैलकुलेशन हमें आसान हो रही है, कहीं कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट सी वैल्यू हमें नहीं डील करनी पड़ रही है जिसमें कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट करना पड़े। तो ये हुआ अच्छा तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, आप इसे 5% जैसे है हमने निकाला 2.5%, है ना। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है 2.5%। 5% कितना होता है 1/20, तो 2.5% कितना होगा 1/40। अब इससे अगर हम रेशो के टर्म में लिखें तो वो हो जाएगा 41/40। अब 3 साइकिल्स की बात हो रही है तो हम इसका क्यूबिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ करने का, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको 41 का जो क्यूब है ना वो कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ये मेथड यहाँ पे नहीं बता रहा था, इसे मैं प्रिफर भी नहीं करूंगा यहाँ पे। ये वाला मेथड बेटर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 9 months एट 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वार्टरली है और ये वाला पर एनम है, तो 12 महीने में 4% है। क्वार्टरली में कितने महीने होते हैं 3, तो 3 में कितना मिलेगा आपको 4/12 इंटू 3 हमें देगा 1%। तो जो रेट है वो हो जाएगा हमारा 1%, इस पर हमें काम करना है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ क्वार्टरली है, यहाँ 9 मंथ है, मतलब 3 साइकिल में हमें काम करना पड़ेगा। तो ये वाला परसेंट और इस वाले टाइम पीरियड पे हम काम करेंगे। अगेन जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, अब यहाँ पे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, तो अमाउंट की तो बात ही नहीं हो रही, तो हमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल देना है। तो 10,000 का अगर हम 1% निकालें तो हमें मिलेगा 100। दूसरे साल 10,000 फिर से हमें 100 रुपये देगा। अब पिछले वाला इंटरेस्ट इसका भी हमें 1% निकालना पड़ेगा, तो वो हमें देगा 1। अब तीसरे साल की बात करें तो पहले हमें मिलेगा 100, इस वाले से 1, इस वाले से 1, और इसका 1% निकालेंगे तो वो होगा 0.01। बस ये हमारा सारा इंटरेस्ट आ गया, इसे हम ऐड कर देंगे। ऊपर हो गया 300, यहाँ हो गया 3, और यहाँ से हमें मिलेगा 0.01। सबको ऐड कर देंगे तो 303.01। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। इफेक्टिव रेट निकाला हमने यहाँ पे 3, जो हमारा टाइम पीरियड था वो निकाला, और उसके बाद हमारे टेबल मेथड से हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते गए। A sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. In how many years will it amount to 8 times of itself? तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल था वो P है। अब कितना हो जाता है डबल्स इटसेल्फ, मतलब जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2P। कितने साल में 4 साल में। हमें करना कितना 8 टाइम्स, तो अगर इसे मैं और आगे 4 साल तक चलाऊं, अब हमारा प्रिंसिपल ये हो जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा। जब प्रिंसिपल था वो 4 साल में डबल हो गया, तो अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये भी 4 साल में डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4P। अब हमें तो 8 टाइम्स तक जाना है, तो हम इसे और 4 साल आगे बढ़ा देते हैं। अब ये डबल हो गया, हमें क्या देगा 8P। तो टोटल ईयर्स कितने हो गए 4 + 4 + 4 मतलब 12। ये हुआ तरीका इसका करने का। पर जो प्रिफर्ड मेथड है, जो कि और भी तरह के क्वेश्चंस में लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक लिखते हैं, कलर में यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ऊपर लिखेंगे प्रिंसिपल, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, करेंगे तो डायरेक्ट बस वैल्यूज लिखेंगे जब एग्जाम में करेंगे तो। अमाउंट, और यहाँ पे टाइम, ये इंटरेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 1। अब उन्होंने क्या बोला कि जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाएगा 2। कितने टाइम पे 4 साल में, तो हम टाइम लिख देंगे यहाँ पे 4। अब जो हमें क्या करना है, जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट हमें कितना करना है 8 गुना। अब पूछा गया है कि यहाँ पे कितने साल में वो होगा 8, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में वो होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना अमाउंट वाला, इस पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो हमारा यहाँ पे था और जो सेकंड वाला होना चाहिए, इनकी बेस सेम होनी चाहिए। मतलब इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 8 ना लिख के हम इसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 to the power 1 है ना। तो ये जो बेस रहता है ना, ये हमें सेम रखना होता है।
2 to the power 3 80 होना है, लेकिन हम उसको लिखते हैं इस फॉर्म में 2 to the power 1 2 to the power 3। अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं, लेकिन इसके पावर से, इसके टाइम पीरियड से। मतलब यहाँ अगर पावर 1 है तो वो करस्पॉन्ड करता है 4 को, तो अगर पावर 3 होता तो वो किसको करस्पॉन्ड करता, 4 इंटू 3 मतलब 12। यही हमारा आंसर है। तो आपको फोकस किस पे रखना है, इस पे, ये वाले पार्ट पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1 माना, क्वेश्चन के हिसाब से जो अमाउंट है वो दुगना हो जाता है, तो अमाउंट हमने यहाँ पे 2 लिखा। कितने टाइम में, 4 साल में। अब हमें इसे 8 टाइम्स करना था, तो यहाँ पे हमने लिखा 8 का मतलब होता है 2 क्यूब। अब इसकी जो पावर होती है ना, हम पावर से यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। मतलब 1 का मतलब 4, तो यहाँ 3 का मतलब 4 इंटू 3 मतलब 12। तो ये है तरीका इसे सॉल्व करने का। अब आप बात करें अगर यहाँ प्रिंसिपल की, अगर प्रिंसिपल आगे के क्वेश्चन में आएगा ऐसा भी करना, तो यहाँ 1 और 2 था, पावर दोनों में 1 थी। यहाँ अगर क्यूब हो रहा है, तो अगर कभी प्रिंसिपल का हमें काम पड़े भी, तो यहाँ पे भी 1 to the power 3 होगा। ठीक है, ये जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। काम हमारा अभी सिर्फ इतने पार्ट में हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो एक तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका है ये करने का। कई क्वेश्चंस में ये काम नहीं कर पाता है, पर ये करता है। ये हर तरह के क्वेश्चन में काम करेगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला मेथड आप सीख लीजिए। Question number 4. Find the least number of complete years in which a sum of money at 20% compound interest will double itself. अब ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी परसेंटेज में कर चुके हैं, वही वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं अब जल्दी से करूंगा। हमें क्या करना है, जो हमारा अमाउंट है उसे डबल करना है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 1 होता तो मुझे अमाउंट कितना मिलता 20% के हिसाब से 1.2। अब ये 1 साल की बात हुई, और अगर मैं 1 साल और आगे जाऊं तो इसमें मुझे 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1.44। और अगर मैं 1 साल आगे जाऊं, इसमें मुझे 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1.728। अब इसके आगे मुझे 12 का 4th पावर नहीं आता है ना, तो वो मैं नहीं निकाल सकता। अब मैं क्या करूं, तो मैं ये देखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। चलो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, तो अगर 1 रुपया होता तो वो हो जाता 1.2। ये जो ऊपर पार्ट है, या मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू ले लेते हैं। अभी जो ब्लू है ये सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। अगर 1 रुपये होता तो वो 1 साल में 1.2 हो जाता, 2 साल में कितना हो जाता 1.4 हो जाता, 3 साल में कितना होता 1.6, 4 साल में 1.8 और 5 साल में 2.0। मतलब सिंपल इंटरेस्ट से 5 साल में चीज़ दुगनी हो रही थी। हमें निकालना भी है कि कितने टाइम पीरियड में दुगनी हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने साल में दुगनी होगी। हमने देखा 1 2 3, 3 साइकिल में तो नहीं हो रही, और 5 साइकिल लगने नहीं वाले, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास 4 साल का। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हम परसेंटेज वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में इसे समझ सकते हैं। Question number 5. A sum of money at compound interest triples itself in 3 years. In how many years will it be 27 times of itself? Again जैसा हमने ऊपर सीखा था, अब बिना उसे PAI लिखे, PAT लिखे, हम इसे लिख देते हैं। प्रिंसिपल है 1, अमाउंट कितना है ट्रिपल्स इटसेल्फ मतलब 3, टाइम पीरियड कितना है 3 साल में। हमें निकालना कितना है 27 टाइम्स कितना होगा, तो 3 की मैं कितनी पावर लिखूँ यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 मतलब 3, और यहाँ पे पावर कितनी है 1। तो अगर 1 करस्पॉन्ड करता है 3 को, तो 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा 9 को, तो वही हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. Rupees 3903 is divided between A and B in such a way that A's share at the end of 7 years is equal to B's share at the end of 9 years at 4% compound interest. दोनों में 4% compound interest लग रहा है। Find A's share. अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और जो कंपाउंड फॉर्मूला रहता है उसका हम यूज करेंगे। तो मान लेते हैं जो डिवीजन किया यहाँ पे ए और बी के बीच में, तो वो था ए और बी में। तो अगर ए की बात करें तो उसका जो अमाउंट रहेगा टोटल वो क्या होगा, ए, ये ए का प्रिंसिपल है, और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है। 4% का मतलब होता है 1/25, तो ये हो जाएगा 26/25। और पावर कितनी दे इसको, कितने साल के लिए चल रहा है, 7 साल के लिए। ये बराबर दिया है बी के, अगेन 4% है तो 26/25, और पावर इसमें कितनी जाएगी 9 साल के लिए दिया है, तो यहाँ जाएगा 9। अब इससे 7 की पावर है, यहाँ पे 9 की पावर है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा कितना 2। तो अगर ए और बी का मैं रेशो निकालूं, A/B,
b इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो a और b की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी उसका रेशो मुझे मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी रेशो को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे a और b की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इसे अगर हम ऐड करें, हम निकाल रहे हैं a प्लस बी, अभी ये रेशो फॉर्म में ही चल रहा है, तो वो कितना होगा 6 5 11, 1 यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 1 1 3। अब ये जो 1301 है ये टोटल हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए था, लेकिन टोटल प्रिंसिपल तो 3903 है, मतलब 1303 करस्पॉन्ड करता है 3903 को। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, तो एक करस्पॉन्ड करेगा किसको 3 को। अब हमसे किसका शेयर पूछा है, ए का शेयर पूछा है। ए का रेशो टर्म में कितना है 676, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना। एक का मतलब इतना, तो 676 का मतलब कितना, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 18 से 1, यहाँ पे 2, 6 3 ज़ा 18, 20 2028 ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। असम ग्रोज अप टू ₹4840 in 2 years and up to 5324 in 3 years on compound interest. Find the rate percent. अब हमें यहाँ पे रेट परसेंट निकालना है। दो चीज़ें दी हैं, एक अमाउंट A2 हमें दिया है 2 साल के लिए और तीसरा अमाउंट हमें दिया है 5324 3 साल के लिए। तो देख सकते हैं एक तो यहाँ पे गैप आ रहा है। अब वो गैप किसकी वजह से आ रहा होगा, ये वाले प्रिंसिपल पे कुछ परसेंट जोड़ के जो भी रेट परसेंट रहा हो उसे जब हम ऐड करेंगे उतना परसेंट तो इंटरेस्ट होगा, तो वो हमें ये वाला देना चाहिए प्रिंसिपल, बस यही हमें यहाँ पे लगाना था। तो हम देख लेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो यहाँ पे हम करेंगे 5324 में से माइनस 4840 को, यहाँ हमें मिलेगा 4, 12 से हमें मिलेगा 8, यहाँ हो जाएगा 52, तो वो हमें देगा 4, 484 इंटरेस्ट मिला होगा। अब इस वाले पे हम कैलकुलेट कर देंगे इंटरेस्ट, मतलब 484 इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल क्या रहा होगा, जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो 4840 जो है वो इसका प्रिंसिपल है, 4840 इसका हमें 100% निकालना है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये हो जाएगा 10%, इसे हम मार्क कर देंगे। तो बस समझने की जो बात थी वो यहाँ पे इतनी थी, जो जैसे 100 रुपये से अगर हम शुरू करें, रेट ऑफ परसेंट अगर 10 रुपये है, तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। अब 1 साल बाद क्या होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, ये अगर प्रिंसिपल है P1, ये हो जाएगा P2 और यही रहता है हमारा A1। इस प्रिंसिपल का ये अमाउंट है, लेकिन आगे क्या होगा, और अगर हम एक साइकिल और इसे आगे चलाएं, अब 110 का अगर हम 10% देखें तो वो होता है 121, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल नंबर 3 और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट नंबर 2। तो आप देखेंगे जो अमाउंट आता है वो अगले वाले का प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, 2 साल तक चीज़ आई है ना, तो ये जो ये अमाउंट आया ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिवीजन में लिखा। प्लस दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है वो हमें इंटरेस्ट मिला होगा, उसको हमने न्यूमरेटर पे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई करके उसका हमने परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम 100 से शुरू करेंगे, 110 पहले वाले का अमाउंट है, लेकिन आगे आने वाले के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। और अगर आप इसे आगे चलाएं तो वो हमें देगा 133.1। अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल नंबर 4 और यही रहेगा हमारा अमाउंट नंबर 3, और आगे चलाएंगे तो ये प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस चलता रहता है, इसी नॉलेज का हमने यहाँ पे फायदा उठाया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18750 in 2 years, the rate of interest being 4% for first year and 8% for the second year। दोनों सालों का यहाँ पे रेट परसेंट अलग अलग दिया है, प्लस हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो हम अगेन यहाँ पे सिंपली उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बजाय कि पहले अमाउंट निकाल के और फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करने के। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ये चीज़ हम कभी नहीं करते हैं कि पहले टोटल अमाउंट निकालें और फिर प्रिंसिपल में से उसे माइनस करें। बहुत रेयर केस में जिसमें और कोई तरीका ना हो उसी में ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसका बड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप बैठ के उसको माइनस करेंगे, तो ज़बरदस्ती की चीज़ जो है लेंदी हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, प्रिंसिपल भी आपको दिया है, सीधा आप इसके परसेंटेज का यूज़ करते जाइए। जैसे 18750 आपको पता है प्रिंसिपल रहेगा पहले साल का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18750।
पहले साल में क्या होगा, 4% ही उसका इंटरेस्ट लगा होगा, तो हम इसका 4% निकाल लेते हैं। 4% का क्या मतलब होता है, 1/25। अब 25 से इसे हम डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाता है 150, तो 7 बार में जाएगा 175। 175 से यहाँ पे कितना बचा, 12, तो 125 हो जाएगा। 25 से 5 बार जाता है और एक जीरो हमारा बचा। तो जो पहले साल का प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हुआ हमारा 750, ये हमें मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे साल की। हमारा जो परसेंट था वो चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम 8% निकाल लेंगे, तो ये पहला प्रिंसिपल था, फिर 8% हम इसका भी निकालेंगे, क्योंकि पहले साल में तो यही रहेगा प्रिंसिपल, लेकिन दूसरे साल में क्या हो जाएगा, ये प्लस ये हमारा नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस पार्ट का निकाल लेते हैं 8% और फिर इस पार्ट का निकाल लेंगे हम 8%। अभी हमने देखा 4% होता है 750, तो 8% कितना होगा, इसका जस्ट डबल कर देंगे। 750 का डबल कितना होगा हमारा 1500, तो उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकेंड ईयर की बात हो रही है, 1500 प्लस 750 जो पिछला इंटरेस्ट था, इस पे भी अब हमें 8% इसका निकालना पड़ेगा। तो 750 का हम निकालेंगे 8%। 25 से जाएगा ये 30 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ये जाएगा 2 बार, तो हमें मिल गया कितना, 60। 60 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। बस यही हमें करना है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसे अगर ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 5, यहाँ पे 0, 7 5 12, 2 1 और 2, अब इसमें हम 60 जोड़ लेंगे, 0 1 3 2, 2 3 1 0, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम करेंगे, जब अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिए हों तो पहले साल का हम निकाल लेंगे, वो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया पहले साल का कितना था। दूसरे साल में अगेन 4 से 8 हो रहा है, मतलब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट था उसका भी 8% निकालना पड़ेगा, तो वो हमने निकाला 60। इस वाले पूरे इंटरेस्ट पार्ट को हमने जोड़ दिया, तो हमें मिल गया 2310। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ₹4800 becomes 6000 in 4 years at a certain rate of compound interest. What will be the amount after 12 years? अब ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हमने ऊपर देखा था ना, जब हम PAOT लिख रहे थे टेबुलर फॉर्म में, उसका अब यहाँ पे यूज आएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊपर प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा टाइम। अब प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 4800, अमाउंट हमें कितना दिया है, 6000, टाइम पीरियड कितना दिया है, 4 साल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बड़े बड़े नंबर में हम क्यों डील करें, जब हमें पता है कि हम रेशो में ही काम करते हैं। तो 00 यहाँ से कटेगा, 12 से ये जाएगा 4 बार, और ये 12 से जाएगा 5 बार। ठीक से लिख देता हूँ इसे मैं, 5 बार, ठीक है। और ये टाइम पीरियड तो हमारा एज इट इज रहना है। तो ये अब हमने रेशो के टर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि अमाउंट कितना हो जाएगा 12 साल में, मतलब अब की बार हमें ये वैल्यू दे दी है और हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये हो जाता है थोड़ा सा ट्रिकी, और ये क्वेश्चन है इसलिए अच्छा। हमें पता है यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे भी हमें पता है कि 5 होगा और उसकी कुछ ना कुछ पावर आएगी। तो यहाँ पे 4 करस्पॉन्ड करता है किसको, 1 को, तो 12 किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब 5 की जो पावर थी वो हमें मिल गई 3। दूसरी बात, हमने देखा था, हमने जो प्रिंसिपल वाला पार्ट था, इसकी अगर हम बात करें 4, तो इस पर पावर भी क्या आनी चाहिए, अगर ये वाले पे 3 आ रही है तो इस पर भी 3 आनी चाहिए, ठीक है। यह पूरा हमारा टेबल बन गया। अब हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है, अब आप इस चीज को देखिएगा, इससे इसको देखना है। 4 क्यूब का क्या मतलब, 64। 64 अगर करस्पॉन्ड करता है किसको, 4800 को, तो 5 क्यूब किसको करस्पॉन्ड करेगा, मतलब 125 किसको करस्पॉन्ड करेगा। तो हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 4800 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 125। ये 16 से जाएगा 3 बार, ये 16 से जाएगा 4 बार, 100 होता तो 25 हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 75। तो हमें 75 इंटू 125 अब यहाँ पे निकालना है, और वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, हम
ये 125 है, ये 75 है, तो इसे हम मान लेंगे 100 + 25। तो यहाँ पे पहली वैल्यू हो जाएगी 7500। अब हमें निकालना है 75 × 25। तो 7 2 ज़ा 14, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। इसे हम ऐडअप करेंगे तो 5 7 8 1। इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1875। ये हमें देगा 5 7 7 2 ज़ा 14, 5 1 8 था तो ये हो जाएगा 9 9575। ओह सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई ना, इसलिए मैच नहीं कर रहा। ये 5 है, ये तो ये होगा 13 3, और यहाँ पे 1 मतलब 9 9375। ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने देखा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे इससे इस वाले रेशो में आए। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तब तो बाकी क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, वरना आप फिर इस क्वेश्चन में आप फिर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो फिर आप वो लेंदी मेथड में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा था कि जो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये वाला मेथड मैं आपको सीखने के लिए इसलिए बता रहा था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम फिर उसे अप्लाई कर पाते हैं। तो इससे पहले हमने रेशो फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ से हमें पता है कि इस पर जो पावर जाती है वो इसको करस्पॉन्ड करती है, उससे हमने निकाला यहाँ पे 3। अब हमें अमाउंट का तो ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो ये वाला जो पार्ट है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, तो उससे हम निकाल लेते हैं फिर फाइनली हमारे अमाउंट वाले पार्ट को। प्रिंसिपल इसको करस्पॉन्ड करता है, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारा अमाउंट है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 for 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year। ऊपर हमने देखा था उसमें 2 साल के परसेंट दिए थे, अब यहाँ पे 3 बार के अलग अलग परसेंट दिए हुए हैं। तो हम अपना मेथड चेंज नहीं करेंगे, हम वैसे करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। पहले साल का 4% रेट है और ये है 10,000, तो 4% अगर इसका हम निकालें तो वो होगा 400 रुपये पहले साल के लिए। अब बात करेंगे दूसरे साल के लिए, तो 5% निकालना है हमें 10,000 का, वो हो जाएगा 500। लेकिन पहले जो हमारा 400 था इस पर भी तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 400 का अगर हम 5% निकालें तो वो होगा 00 कटेगा, ये हमें देगा 20। अब हम बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल के लिए रेट परसेंट है 6, तो 6% अगर हम निकालेंगे हमारे 10,000 का, वो हमें देगा 600। अब इस वाले परसेंट का हम निकालेंगे, इन सारे पे हमें निकालना है ना, तो हम टुकड़े टुकड़े करके इसे निकाल लेते हैं। 400 का अगर हम 6% निकालें तो वो होगा 24। 500 का अगर हम 6% निकालें तो 6 5 30, ये हमें देगा 30। और 20 का अगर हम 6% निकालें तो इसमें 20 का हम 6% निकालें, ये 5 बार, मतलब ये हमें देगा 1.2। बस ये हमारा सारा इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें सिर्फ इसे ऐड करना है, तो 600 और 400 1000 और 500 1500। इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ये कितना है 24, और कितना है हमारे पास 1.2। इन सबको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ रहेगा 0.2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 और ये 15, 1575.2। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। A person borrows ₹3,000 at 10% compound rate of interest. At the end of each year, he pays back ₹1,000. How much amount should he pay at the end of third year to clear all his dues? अब माइंड करिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टॉलमेंट का नहीं है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आप उस तरह से इसे मत करिएगा। 3,000 रुपये उसने लोन लिया, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और हर साल क्या करता है वो 1,000 रुपये देता जाता है, और आखिरी के साल में तीसरे साल में वो कितने पैसे दे दे कि टोटल उसका जो भी लोन है वो पूरा हो जाए, मतलब जितना उसने यहाँ पे अमाउंट बोरो किया था वो पूरा हो जाए। तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये चीज़ आपको पहले समझ में आनी चाहिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 3,000, ये तो इनिशियल प्रिंसिपल है। तो एक साल बाद ये हो कितना गया होगा अमाउंट के, 10% से इसे बढ़ा देंगे, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 3300। ये हो गया अमाउंट एक साल के बाद। लेकिन हर साल के बाद वो क्या कर रहा है, 1,000 रुपये घटा देता है या लौटा देता है, तो इसमें से हम कर देंगे -1000, तो हमें क्या मिलेगा 2300। अब ये 2300 जो है प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा नया। अब इसको हम 10% से आगे बढ़ाएंगे, इसे हमें 10% से आगे करना है, तो इसका अगर हम 11 से इसे मल्टीप्लाई करें
तो 2 रहेगा आगे, 3 + 2 हमें देगा 5, यहाँ पे रहेगा 3 और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें से भी हमें 1000 माइनस करना पड़ेगा, दूसरे साल में फिर से वो 1000 रुपये लौटा देता है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1530। अब ये हमारा आखिरी साल बचा, इसको हमें 10% से बढ़ा देना है। तो अगर इसे मैं 1530 इंटू 11/10 करना चाहता हूँ, हमें पता है जब 11 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करते हैं तो हम 153 यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 1683। इतना अमाउंट उसको आखिरी साल में दे देना है ताकि उसका पूरा लोन चुकता हो जाए। तो हमारा ऑप्शन है 1683, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा प्रिंसिपल, उसका हमने निकाला अमाउंट, 1000 रुपये उसने दिए, तो जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 2300। ये 10% से बढ़ जाएगा एक साल में, फिर बन जाएगा 2530, उसमें से फिर हम 1000 रुपये घटा देंगे, अब बचेगा हमारा आखिरी साल का प्रिंसिपल 1530। तो ये भी तो 10% से बढ़ाना पड़ेगा ना तीसरे साल में के लिए, उसी को हमने यहाँ पे 10% से बढ़ाया तो हमें मिला 1683। आखिरी साल में उसे 1683 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे, टोटल अमाउंट का जो लोन है उतना पूरा चुकता करने के लिए। A sum of money is lent out at compound interest rate of 20% per annum for 2 years. It would fetch 482 more if interest is compounded half yearly. यहाँ पे है पर एनम ईयरली कंपाउंडिंग और यहाँ पे आ रहा है हाफ ईयरली। फाइंड द सम। तो अगेन पहले हमको ये वाला पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। 20% का रेट रहेगा लेकिन कंपाउंडिंग रहेगी हाफ ईयरली। तो 12 महीने के लिए रेट परसेंट कितना है 20%, तो 6 हाफ ईयरली है तो 6 महीने के लिए हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब 10%। तो सेकंड वाला जो पार्ट है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा 10% के लिए। अब ऊपर जो सबसे पहले हमने सीखा था जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए अगर 10% से होता है तो वो देता है 21%, 3 साल के लिए होता है तो वो देता है हमें 33.1%। तो यहाँ पे करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि अगेन आप वो टेबल वाला मेथड लगाइए, तो यहाँ पे अगर आप 10% है मतलब 1/10 हो जाएगा, और हमें साइकिल्स कितने बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, 2 साल के लिए था, अब 6-6 महीने के लिए करेंगे तो टोटल 4 साइकिल बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर मुझे प्रिंसिपल एज्यूम करके बनाना होता, अगर मैं टेबल मेथड से करता, तो मैं जो प्रिंसिपल होता वो मानता 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये प्रिंसिपल में एज्यूम करके चलता, टोटल वैल्यूज निकालता, जितनी डिफरेंस आता उसको मैं यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर देता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं ये मेथड नहीं लगाना चाहता। क्यों? क्योंकि जो आप परसेंटेज आ रहे हैं ना वो सिंपल आ रहे हैं। 20% का 2 साल से, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 2 साल के लिए, है ना, अगर आपने एक माने पहले साल के लिए तो दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 1.2, अगेन इसे 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.44, मतलब 44%। 20% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए जो इफेक्टिव परसेंट निकलेगा वो होगा 44%। उसी तरह से अगर आप 10% के लिए करें, मतलब 11/10 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है 11⁴ 14641 होती है, और डिवीजन में आएगा 10,000। तो डिफरेंस कितना होगा 4641 का। इसको जब आप परसेंटेज में करेंगे तो 10% के लिए आएगा 4 साइकिल्स में 46.41%। तो ये हमने इफेक्टिव रेट वाले मेथड से अब हम कर रहे हैं। चाहें तो इस तरह से प्रिंसिपल मान के भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्री बना के भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए फास्ट है, क्योंकि 20% 2 साल का हम आराम से निकाल सकते हैं 44% इफेक्टिव रेट, और 11/10 का हमें 4 टाइम्स निकालना अच्छी तरीके से आता है, उससे भी हमने इफेक्टिव रेट निकाल लिया 46.41%। अब ये क्वेश्चन हो गया आसान सॉल्व करने के लिए। इस मेथड से भी निकलेगा लेकिन आपको थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अब यहां पे आप देखिए इफेक्टिव रेट में डिफरेंस कितना आ रहा है 46.41 और 44%, मतलब 2.41% का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना हमें एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है 482। तो अगर हम 100% कर दें तो 100% हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल सम जो भी होगा 100% कितना होगा 482/241। 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 इसका वाला। अब आप देख रहे हैं ये इसका 2 टाइम्स है, तो बेसिकली 20,000 हमारा होना चाहिए इनिशियल अमाउंट। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्टिव रेट 2 साल का हमने निकाला 20% के हिसाब से, और 10% के हिसाब से हमने निकाला 4% के लिए। ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है।
तो ये तरीका है बेस्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर कोई और परसेंटेज यहाँ पे दिए होते हैं टफ से 13% या कुछ और भी, तो फिर हम वहाँ पे ट्री मेथड लगाना हमारी मजबूरी हो जाती। Question number 13. If the compound interest on a certain sum for 2 years is 3%, at 3% is rupees 101.50, what would be the simple interest? अब जो हमने ऊपर टेबल मेथड देखी थी या जो ट्री मेथड देखी थी, तो वहां पे हमने देखा था SI CI और फिर हमने 2 या 3 साल के लिए उसे निकाला था। तो एक चीज जो हमने सीखी थी उसे एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं और बार बार आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमें वैल्यू दे दी है यहाँ पे, ये कितने साल के लिए? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो मान लेते हैं अगर पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था या पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो था x, ये पहले साल का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम ही रहता है पहले साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट भी ये रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ये रहेगा x। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे साल की, है ना। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर x है तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। आपको पता है कि जो इंटरेस्ट भी चलता है वो भी आपस में परसेंटेज की टर्म्स को फॉलो करता है। मतलब अगर 3% से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा x, वो क्या होगा, इसका 3% ज़्यादा होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं 1.03। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले आप ये सोचिए। अगर पहले साल का इंटरेस्ट सम चाहे जो भी हो, मुझे अभी उससे कोई फर्क नहीं है, पहले साल का इंटरेस्ट अगर मैं x मान लूँ, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में? आपको पता है कि 3% से ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है हर साल दर साल जितना रहेगा वो उसी रेट परसेंट से बढ़ता जाता है। पहले साल का है x, दूसरे साल का होगा 1.03। तीसरे साल का अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता x इंटू 1.03 इंटू 1.03, इसे भी मैं 3% से बढ़ा देता, लेकिन अभी हमसे केवल 2 साल की बात की गई है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे। ये कितना हुआ 1.03, इसमें हमें 1 ऐड करना है तो 2.03 x। ये क्या हुआ टोटल, ये जो है 2.03x, ये है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। बस यही हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, मतलब 2.03x जो है वो किसके बराबर है, 101.50 के। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, मतलब पहले साल का हमें मिल जाएगा। तो 10150, डेसिमल में दोनों साइड से हटा रहा हूँ, 203। अब आपको दिखेगा ये जाएगा 5 टाइम्स और एक लग जाएगा आगे ये वाला 0। तो x मतलब जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 50 रुपये। हमसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो अगर पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अगर x है तो दूसरे साल का कितना होता है, वो भी x रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पहले साल का x है, सेम रहता है, आपको पता है SI और CI, दूसरे साल का कितना होता है हमने अभी ऊपर निकाला 1.03x। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू ऑलरेडी 50 निकाल ली है, तो ये जो है 50 है, ये भी 50 ही होगा, और सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार 50 ही रहता है, हर साल के लिए चेंज ही नहीं होता। तो 50 + 50 मतलब 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट तो सारे साल के लिए सेम रहता है, तो 50 + 50 = 100। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 40.80 एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 40। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल सम। अब जो हमने ऊपर लॉजिक लगाया था वही लॉजिक अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। 2 साल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि वो सिंपल रहता है ना। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 40, 2 साल के लिए 40 है तो 1 साल के लिए 20 होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 20, दूसरे साल का 20। ये बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूं तो मुझे पता है पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो यहाँ भी 20 होना ही चाहिए, और कोई चीज़ नहीं होगी, 20 ही होगा। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए 20 तो होगा ही होगा, प्लस कुछ और होगा। अब वो कितना कुछ और दिया है हमें, 0.8 दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है 0.8। तो इसको आप जब सम करेंगे तो 40.8 हो जाएगा, जो कि हमारा सही आ रहा है ना। तो यही बस हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना था। पहले साल का इंटरेस्ट 20 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20 होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.08 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आपको पता है ये 0.08 किसकी वजह से आ रहा होगा, ये वाला जो है 0.08 ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है
पहले साल पे हमें मिले हुए ब्याज की वजह से, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बस वही कंसेप्ट चल रहा है। तो हम यहां से निकाल लेंगे रेट परसेंट को, ये तो हमारे लिए आसान हो गया। कैसे? इतना हमें इंटरेस्ट मिला किस पे, इस पे, तो ये हो गया प्रिंसिपल इसके लिए। तो 0.8 अगर हमारा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 20, तो हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये जाएगा, 5 8 40, डेसिमल लगाए तो 4%। यही हमारा आंसर है। 4% एक ही में दिख रहा है ना। दूसरा हमसे सम भी पूछा था। अब सम निकालने के लिए हम क्या करें, और इसका उल्टा चलते हैं। इसके लिए ये प्रिंसिपल था, है ना, तो ये अगर इंटरेस्ट है तो ये प्रिंसिपल है। अब ये भी तो इंटरेस्ट ही है ना, तो ये इंटरेस्ट किस पे मिला होगा, मेन जो हमारा प्रिंसिपल था, मेन जो सम था उस पे मिला होगा। तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें यहां से पता चल गया 4%। 4% मतलब अगर जो प्रिंसिपल था P, उसका 4% मैं निकालूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए था, 20 के बराबर होना चाहिए था। यही मतलब हुआ ना। तो यही चीज हम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। 4 का मतलब 25, तो 20 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 500। तो इसलिए जब हम फास्ट इसको करेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू 1/25। हमें पता है 4% मतलब 1/25, तो 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे हम P निकाल रहे हैं तो 1/25 कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/1 हो जाता है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमने P माना, उसका हमने 4% निकाला, वो हमें पता है 20 के बराबर होना चाहिए, तो वहां से हमें प्रिंसिपल मिल गया 500 रुपये। मतलब ये जो भी है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, इसे अगर फ्रैक्शन, ये 4% का मतलब 1/25 होता है, इस वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसके पीछे वाला प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹1.50। जब 2 साल के लिए पूछा जाए ना, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, और 2 साल के लिए हो, तो ये बहुत सिंपल है। आपको पता है अगर सिर्फ 2 साल की बात हो रही है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का x था तो दूसरे साल का भी x रहना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस कुछ आएगा, है ना। अगर मैं इस प्लस को लिख देता हूँ प्लस y, ये प्लस y किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो अगर आप डिफरेंस की बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में कितना डिफरेंस रहता है, तो ये x से ये x कट जाने वाला है, दोनों सेम है। ये x से ये x भी कट जाने वाला है, दोनों सेम है, सिर्फ y बचेगा। तो जो डिफरेंस होता है वो होता है y। ये y क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ परसेंट होता है जो भी हमें दिया रहता है। यही लॉजिक हमें इस तरह के क्वेश्चन में लगाना होता है। तो जैसा हमने ऊपर सीखा था ये, अब हम इस चीज को यहाँ पे फास्ट तरीके से लगाएंगे। हमें पता है कि जो डिफरेंस है मतलब y की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5। रेट परसेंट कितना है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो हम इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20/1। ठीक है, 20/1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमें क्या मिलेगा, ये वाला इंटरेस्ट तो ये है, इसका हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 3। 3 क्या है, 3 ये है। 3 नहीं, हमें 30 देगा क्योंकि यहाँ पे 20 है। तो 30 मतलब हमें पहले साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब हमसे पूछा क्या, सम पूछा है, तो अगेन इस 30 में हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20/1, तो ये हमें दे देगा 600, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऊपर जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पर मैंने करी है। डिफरेंस हमें पता है सिर्फ y की वजह से आ रहा है, क्योंकि x x तो आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। y जो है इंटरेस्ट है किसका, इसका, तो हमने निकाल लिया 1.5 इंटू 20/1, वो हमें दे देगा x की वैल्यू, जो कि हमें मिल गया 30। 30 भी जो है इंटरेस्ट है किसका, ओरिजिनल प्रिंसिपल का, तो वो ओरिजिनल प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 30 इंटू 1/20 का रेसिप्रोकल 20/1, हमें मिल गया 600। तो ये फास्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको सिर्फ ये डिफरेंस वाला पार्ट समझ में आना चाहिए कि ये है SI, ये है CI, इनमें डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ y वाले पार्ट की वजह से आ रहा है। तो बस उसी को लेके हमने 20/1 मल्टीप्लाई करते गए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब ये ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालने को बोला गया है। तो अगेन लॉजिक हमें ऊपर का समझ में आ ही गया है, उसी लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा,
1500 का 10% निकालना है, मतलब 150। 150 ही जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल का 150 है तो दूसरे साल का कितना रहेगा? 150। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना रहेगा? 150। दूसरे साल का कितना रहेगा? 150 प्लस, अब इस 150 का भी मुझे 10% निकालना पड़ेगा, तो इसका 10% होगा 15। अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। बस 150 से 150 ये कट गया, 150 से 150 ये कट जाएगा, डिफरेंस आ रहा है केवल 15, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो टेबल बना लेते हैं ना हम एस आई और सी आई का, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम उस टेबल मेथड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, if the difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is 122, find the sum। अब हमसे बात की गई है 3 साल की, तो ऊपर वाला जो मेथड था वो लगना हो जाएगा बंद। अब हमें पूरा टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं इसमें चलेगा, क्योंकि अब 3 साल की बात हो रही है। अगर 2 साल होता तो अगेन 122 में मैं क्या मल्टीप्लाई करता? 20, तो मुझे पहला मिल जाता, पहले साल का इंटरेस्ट मिल जाता। सम निकालना होता तो अगेन जो 122 इंटू 20 और उसमें मैं 20 मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ जाता, लेकिन वो 2 साल के लिए। 3 साल के लिए अब हम क्या करेंगे? हम इसे अब सॉल्व करना पड़ेगा। यूज लेंगे हम इस परसेंटेज का। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कंपाउंड इसके केस में अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दे दी गई है तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है करने के लिए। 5% का रेट आपको दिया गया है। अगेन यहाँ पे जो हम चीज़ सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जो टेबल हम बनाएंगे, अब वो बनाएंगे कैसे? उसके लिए प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। वो क्या प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे? क्या हर बार हम 100, 1000, 10,000 यही लेंगे? नहीं। प्रिंसिपल वो कैसे एज्यूम होता है? वो परसेंटेज देख के एज्यूम होता है। यहाँ पर है 5%। 5% को अगर मैं फ्रैक्शन की टर्म में लिखूँ तो वो होता है 1/20। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो भी मैं प्रिंसिपल एज्यूम करूँ वो ऐसा एज्यूम कर लूँ ताकि जब मैं उसमें 1/20 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कोई फ्रैक्शन वैक्शन उसमें ना मिले। तो ऐसा फ्रैक्शन क्या होगा? मुझे पता है 3 साल के लिए काम करना है, मतलब मुझे 3 बार ये 1/20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं प्रिंसिपल क्या ले लेता हूँ? एज्यूम प्रिंसिपल, इस वाले बेस को पकड़ लेते हैं 20। कितनी बार करना है? 3 बार, तो 20 इंटू 20 इंटू 20। ये बेस्ट प्रिंसिपल होगा एज्यूम करने के लिए ट्री मेथड में। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे परसेंटेज, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है उसको जितनी भी बार आपसे पूछा गया होगा। 4 बार का अगर इसमें यहाँ पे साइकिल होता तो मैं और इसमें एक बार 20 मल्टीप्लाई कर देता। अगर सिर्फ 2 साल होता तो 20 इंटू 20 रखता। अभी 3 साल पूछा है इसलिए मैं 20 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बना लेते हैं उस ट्री को। ऊपर रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ नीचे रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज को। ये तो प्रिंसिपल है, इसका मुझे सबसे पहले साल 5% निकालना है। 5% मतलब 1/20 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 1/20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे देगा 400। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने ये वाला ही प्रिंसिपल क्यों चूज किया और यही देखकर क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे हर बार स्टेप पे 1/20 मल्टीप्लाई करना है। तो जबरदस्ती के फ्रैक्शन में मैं ना फंसूं, इसलिए इस डिनोमिनेटर को देख के मैं ये प्रिंसिपल इस तरह से एज्यूम करता हूँ। अब और आगे चलते हैं। अब मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 साल आ गया पहले साल का, हर साल का क्या रहना है? 4 साल, ये 400 ही रहना है। तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ इस चीज़ को, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। सिंपल इंटरेस्ट का काम यहाँ पे हो गया खत्म। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ 400। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहले साल का क्या होगा? सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 400। अब दूसरे साल से इस प्रिंसिपल पे 5% मतलब 400। अब इस पे भी मुझे 5% निकालना पड़ेगा, मतलब 1/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 1/20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 20, है ना। अब सारी चीज़ें बिल्कुल, कोई आपको इसमें डेसिमल कोई फ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये फायदा है इस तरह का प्रिंसिपल एज्यूम करने का परसेंटेज को देखकर। अब बात करें तीसरे साल की, तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल है वो हमें अगेन देगा 400 ही। ये वाला इंटरेस्ट हमें देगा 20, ये वाला इंटरेस्ट हमें देगा 20, ये वाला इंटरेस्ट इसका इंटू 1/20 करेंगे, ये हमें देगा 1। तो सारा हमने वैल्यू निकाल लिया एस आई और सी आई का। अब हमसे क्या बोला है उन्होंने कि हमें डिफरेंस देखना है। तो आप देखेंगे ये वाला 400 ये वाले 400 से कट जाना है, ये वाला 400 इस वाले 400 से कट जाना है, और ये दोनों भी आपस में कट जाना है। तो डिफरेंस कितना रहा? 20, 20, 20 मतलब 60 और एक 61 का।
तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है SI और CI में 3 साल में, वो आ रहा है 61। कब? जब हम ये प्रिंसिपल एज्यूम कर रहे हैं। यहां पे हम लगा देंगे यूनिटरी मेथड। तो जब इंटरेस्ट में डिफरेंस 61 का है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? ये है 8000। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमारा जो डिफरेंस है वो 122 होता, 122, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होता? तो आप देखेंगे ये हो रहा है डबल, तो ये भी डबल हो जाएगा, मतलब 16000। वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका है 3 साल के गैप को सॉल्व करने का। आराम से आप परसेंटेज आपको दिया होगा, आप उसके बेस से अपना प्रिंसिपल एज्यूम करिए, इस तरह का टेबल आप बना लीजिए, वैल्यू सॉल्व करके फटाफट बन जाएगा अब तो, क्योंकि सिर्फ 1/20 मल्टीप्लाई करना है और हमने फैक्टर भी ऐसे ही ले लिया है कि वो आप सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देना। हमने डिफरेंस निकाला अपनी एज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से, इस वैल्यू जो हमने एज्यूम करी थी वो करस्पॉन्ड कर रहा है हमारे एज्यूम्ड प्रिंसिपल को। तो अगर एक्चुअली अगर 122 होता तो वो किसको करस्पॉन्ड करता? 16000 को। हमने यूज कर लिया यूनिटरी मेथड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹40। ये हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। अगेन इस तरह के क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। हमें बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट 4% पे 2 साल में 80 है। मतलब अगर हम एक एक साल की बात करें तो पहले साल पे हमें मिला 40 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल में भी हमें 40 मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो चेंज होता नहीं है। ये हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट की कहानी को। अब हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। हमें पता है पहले साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल में सेम ही रहता है, वो हो गया 40। दूसरे में क्या रहेगा? 40 भी रहेगा प्लस समथिंग आएगा। अब समथिंग क्या आएगा? 4% का आपको रेट दिया है ना, तो सिंपली इस वाले जो इंटरेस्ट निकला था इसका हम निकाल लेंगे 4%। इसका हम निकालेंगे 4%। ठीक है, क्यों निकालेंगे इसी का 4%? क्योंकि जो भी इनिशियल हमारा सम रहा होगा वो तो हमें 40 दे रहा है ना इंटरेस्ट, तो वो 40 हमने यहाँ पर भी लिख लिया, वो 40 हमने यहाँ पर भी लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर है अगर 40, ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा उसके लिए, मतलब ये जो इंटरेस्ट था अब ये भी हमें देगा इंटरेस्ट। ये बात होती है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब क्या करना है, इसका हमें निकालना है 4%। तो 40 का अगर आप 4% निकालेंगे तो वो हमें देगा 40 इंटू 4%। सिंप्लीफाई ना करके ऐसे लिख लीजिए इसको, तो अभी ये हमें देगा 1.6। सिंपली आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 1.6 को। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम। बस हो गया। 40 + 40 मतलब 80, और उसमें 1.6 हमें ऐड करना है, मतलब 80.1.6। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया था, उससे हमने हिंट निकाली कि 40-40 दोनों सिंपल इंटरेस्ट होने चाहिए। पहले साल का हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो हमने एज इट इज 40 लिख लिया। ये भी 40 होगा, जो भी ओरिजिनल सम रहा होगा। अगर यहाँ 40 दे रहा है तो यहाँ भी 40 देगा, प्लस ये वाला जो पार्ट है इसका अब मुझे निकालना है 4%। तो वो मैंने निकाला 1.6। इस वाले नीले वाले पार्ट को टोटल ऐड कर दिया, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो हमें मिला 81.6। यही हमारा आंसर है। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 420. Find the simple interest at the same rate for the same time. अगेन ये ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे इसे। कैसे? मान लेते हैं कि जो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तो दे दी है 420, और रेट भी परसेंट दिया हुआ है, बस तो हमारे लिए आसान हो गया। मान लेते हैं कि जो पहला वाला जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वो है x, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% से बढ़ा देंगे, 1.1x। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल के लिए अगर वो रहता x तो दूसरे साल के लिए भी रहेगा वो x। ठीक है, अब हमें काम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू हमें दी है, तो हम जोड़ देंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। x + 1.1x ये हमें देगा 2.1x। ये किसके बराबर है? 420 के बराबर है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये हमें दे देगा 200। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई 200, मतलब हमें पता है कि ये जो है 200 है, तो ये वाला भी 200 होगा और ये वाला भी 200 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो दोनों सेम रहते हैं। पूछा गया है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, तो 200 + 200 हमें मिलेगा 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में काम किया था, यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, if the compound interest on a certain sum of money for 2 years
at 5% is 246. Find the simple interest at the same rate for the same time. Again क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है, अब हम इसे फास्ट कर लेंगे। पहले साल के लिए हम मान लेते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है x। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 5% से बढ़ाना है तो 1.05x। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हमें मिलना चाहिए, 246 के बराबर मिलना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 2.05x इक्वल टू है 246 के। मतलब अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिलेगी 246। ये डेसिमल हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवीजन में आ जाएगा 205। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 246 और 205 में ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, तो पहले तो हम 5 को कर लेते हैं। 5 4 टाइम्स, 5 से ये एक बार और ये जाएगा 20 बार। अब ये दोनों में भी ख़त्म हो गया तो यही बचता है, इसको ये 6 बार दिख रहा है हमें, है ना। ये 6 और ये 624, मतलब ये हो गया हमारा 6। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6 × 20 120। x की वैल्यू हमें मिली 120। पूछा क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम रेट और सेम टाइम। तो 2 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए 120 है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 240। यही हमारा आंसर है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने सिंपल इंटरेस्ट को देखा, इसके कुछ कंसेप्ट्स को देखे, टेबुलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने समझा, प्लस परसेंटेज हमारा जो है किस तरह से हमारा फ्रेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, उस चीज़ को हमने देखा। अब टेबल मेथड में हम प्रिंसिपल को किस तरह से अज्यूम करते हैं वो आज हमने सीखा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट होता है वो आज हमने सीखा, प्लस कंपाउंडिंग हम कैसे करते हैं वो हमने आज यहाँ पे देखी। तो एक चीज़ जो आपकी होमवर्क थी वो आप अच्छे से करिएगा कि कंपाउंडिंग को हम किस तरह से लिखते हैं, जो रेट परसेंट निकलता है वो कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड जो रहता है वो कैसे निकालते हैं। तो वो आपका एक होमवर्क है। प्लस आज के जो हमने क्वेश्चंस करे इन सबको आपको देखना है, आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई क्विज देने के बाद वो आप इसमें नोटिस करिए। प्लस 2-3 दिन बाद आप वापस से वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स में इन क्विजेस को वापस दीजिए, ताकि ये जो भी मेथड्स आज आपने सीखी है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है मेथड ही चूज़ करने में। अगर आपने गलत मेथड चूज़ कर लिया तो आप ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन में फंस जाएंगे और फिर आपको क्वेश्चंस लेंदी लगेंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चंस टाइप हैं ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है। ज़्यादातर एग्जाम्स में इसी तरह के आपको स्टैंडर्ड दिखेंगे। आपको पता रहना चाहिए कि यार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये परसेंटेज वैल्यू दी जा रही है, ये मेथड मेरे पास है, कौन सी मेथड मैं यहाँ पे लगाऊँ। ये आपका जो स्किल है ये तभी डेवलप होगी जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी ये स्किल डेवलप होनी है। वरना 1-2 बार वीडियो देख के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में कि आप मेथड कौन सा लगाएं उसमें, क्योंकि मेथड तो आपको 2-3 आएंगे, लगाऊं कौन सा यही आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। एग्जाम से पहले ही जितनी भी प्रैक्टिस हो वो आप कर लीजिए, बिल्कुल फेमिलियर आप हो जाइए इन क्वेश्चन से। किस क्वेश्चन में कैसा लगता है ये सब आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है वो वाला मेथड लगाऊंगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है वो वाला मेथड लगाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आएगी आपकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और क्विजेस को आप टेस्ट को आप देते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।